लोकसभा सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की तैयारियों के बीच बीजेपी यहां चुनावी रणनीति को अंजाम देने के लिए सक्रिय है। नामांकन से एक दिन पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रोड शो करने वाले हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद इस रोड शो की शुरुआत होगी, जो दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। भव्य रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे गंगा आरती में भाग लेंगे। इसके बाद वो काशी के बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेंगे। 26 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे वो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर देवता काल भैरव के दर्शन करके नामांकन करने जाएंगे और करीब 11:30 बजे वो कल नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वाराणसी में नामांकन से पहले प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रोड शो में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने बात की एडीएम वाराणसी विनय कुमार सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को बनारस में रोड शो करेंगे और 26 तारीख को अपना नामांकन दर्ज करेंगे। एडीएम सिटी विनय कुमार जी हमारे साथ हैं। विनय जी, क्या तैयारी की गई? देखिए, जो अब तक इंटीमेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को बीएचयू हेलीपैड पे आएंगे और वहाँ से बीएचयू के मेन गेट जहाँ मालवीय जी की प्रतिमा है वहाँ से उनका रोड शो प्रारंभ होगा, जो सिवाला जंगमबाड़ी होते हुए गोदौलिया होते हुए चितरंजन पार्क तक जाएगा। तो रोड शो में सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त की गई हैं। जो एंटी सपोर्टाज चेकिंग वगैरह होती है वो सब कर दी गई है। पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं हर पॉइंटों पे। बाकी जो भी सुरक्षा मानक है उनको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट तैयारी की है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में सम्मिलित होने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो वापस चले जाएंगे जहाँ उनको रात्रि विश्राम जहाँ भी उनका प्रस्तावित होगा। अगले दिन 26 को उनके नामांकन की संभावना है कि 26 तारीख को नामांकन करेंगे यहाँ पे। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब बनारस में चप्पे चप्पे पे 10,000 पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि ऐसी कोई सुरक्षा में चूक न हो जिसको लेकर प्रशासन को बाद में परेशानी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त हैं और जो भी थ्रेट परसेप्शन है उसके मद्देनजर रखते हुए जो मानक है सुरक्षा के, उन मानकों के आधार पे हम लोगों ने अपना सुरक्षा प्लान बनाया हुआ है। ये थे एडीएम सिटी वाराणसी, जिन्होंने कहा कि एसपीजी के सुरक्षा के मानक के अनुसार जितनी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री को चाहिए उतनी व्यवस्था यहां पे की गई है। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, बनारस। प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने। बनारस की पावन धरती, बीएचयू का गेट और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पे माल्यार्पण करके और अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें तो 4 किलोमीटर के रोड शो में इसी रास्ते से होते हुए और दशाश्वमेध घाट तक जाएंगे। जैसा कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री 80 चौराहा, मदनपुरा, सोनारपुरा और गोदालिया चौराहा तक रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद दशाश्वमेध घाट जाएंगे जहाँ पे वो गंगा आरती में भाग लेंगे। बात रही सुरक्षा की तो सुरक्षा चाक चौबंद है। जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उस पे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होंगे। 15 आईपीएस ऑफिसर लगाए गए हैं। उसके बाद कमिश्नर और कमिश्नर के साथ साथ यहाँ के डीएम मौके पर तैनात होंगे। एसपीजी की सुरक्षा है, इसलिए यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जहाँ तक बात रही कि मोदी को लेकर काफी क्रेज है और बनारस में जगह जगह देख सकते हैं कि उनके समर्थक अभी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, उनके रोड शो में उन्हें हिस्सा लेने का मौका कब मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रसन्न कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री के नामांकन के मद्देनजर जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां सुरक्षा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने।
जिला राइफल क्लब जहां पे दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन करेंगे, उस परिसर का गेट जहां पे लिखा हुआ है कार्यालय जिला अधिकारी वाराणसी, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019। आप इस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर चौंक जाएंगे, और चौंकना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी बैरिकेडिंग की गई है, और बैरिकेडिंग के साथ साथ कितनी संख्या में वहां पे पुलिस बल तैनात की गई है। पुलिस बल इस कदर तैनात की गई है कि किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री के आवागमन में कोई बाधा न हो, ना तो कोई उनसे ऑटोग्राफ ले और ना कोई उनको माला पहनाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी थ्रेट और परसेप्शन है उसके हिसाब से सीबीआई, इंटेलिजेंस, एलआईयू और लोकल पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उस कॉर्नर पे वहां पे भी कितनी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। ये तो आज अभी तैयारी की जा रही है, इसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। आगे क्या होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रमुख द्वार को किस तरह से बंद कर दिया गया है, और बंद करके अभी से लोगों का आवागमन यहाँ पे रोक दिया गया है। निगरानी में सारी चीजें की जा रही हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। प्रधानमंत्री का रोड शो और साथ साथ उनका नॉमिनेशन एक चुनौती की बात है प्रशासन के लिए, इसलिए क्योंकि जनता मोदी को देखकर बेकाबू हो जाती है और हर किसी की इच्छा ये होती है कि अपने जन नेता से मिले और एक बार कम से कम उनका दीदार कर सके। कैमरा पर्सन प्रसन्न कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, बनारस। तमाम जो तैयारियां हैं वो काफ़ी पुख्ता की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर, और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के लिए भी अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। सभी दलों के दिग्गज नेता प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज बिहार का दौरा करेंगे। वो दरभंगा में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में 5 लोकसभा सीटों दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर में 29 अप्रैल को चौथे चरण में मतदान होगा। और बिहार के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। बांदा में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को चौथे चरण में 13 सीटों शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर में मतदान होना है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे और इसके बाद वो उन्नाव में जनसभा करेंगे। औरैया में भी बीजेपी अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अजमेर, जालौर और कोटा में जनसभा करेंगे। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज झांसी में रोड शो करेंगी और इसके बाद वो घुड़सराय और उरई में रैली करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह ओडिशा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती आज कन्नौज और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर होने वाले मतदान में राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बिहार की 5 सीटें हैं, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, जहां वोट डाले जाएंगे। ये सीटें मिथिला और मध्य बिहार के क्षेत्र में आती हैं। इस चरण में एनडीए, महागठबंधन और दूसरे दलों के दिग्गजों की चुनावी किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। 5 सीटों के लिए कुल 66 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 2014 में इन 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन इस बार महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। इस चरण में बीजेपी के गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के ललन सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार, आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी के रामचंद्र पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की चुनावी किस्मत का फैसला होगा।
तो बिहार के ताज़ा अपडेट के लिए हम चलेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ बेगूसराय से जुड़ गए हैं। अखिलेश, बेगूसराय में देखें तो गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के मुकाबले पर सबकी नजरें हैं, और ओवरऑल पूरे चरण की बात करें तो दागी उम्मीदवार और करोड़पति उम्मीदवार, इनको लेकर भी चर्चा इस चरण में बिहार में ज्यादा हो रही है। इसे लेकर मतदाता क्या सोच रहा है और किस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं अब अगले चरण को लेकर? देखिए, यहाँ जिस तरीके का मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक तरफ गिरिराज सिंह है और दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट है तनवीर हसन। ये मुकाबला ज्यादा जबरदस्त है क्योंकि तनवीर हसन लालू प्रसाद यादव की पार्टी से खड़े हैं और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का भी एक प्रभाव है इस इलाके में निश्चित तौर पे। लेकिन गिरिराज सिंह, चूंकि यहाँ का सीट बीजेपी का ही सीट रहा है, गिरिराज सिंह को नवादा से यहाँ फिर से स्थापित किया गया है, तो एक तरीके से कहें कि बीजेपी और आरजेडी मुख्य मुकाबले में है। लोगों का यह कहना है कि कन्हैया कुमार यहाँ आए हैं। कन्हैया कुमार निश्चित तौर पे एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनका कितना प्रभाव वोटरों पे पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेगूसराय की राजनीति है, पिछले कई सालों से आखिरी यहाँ के एमपी हुए थे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, और उसके बाद यहाँ की राजनीति पूरी तरह दूसरे तरीके के हो गई। उसके बाद अभी यहाँ सीटिंग में विधायक थे भोला सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई, तो बीजेपी का अभी भी यहाँ बोलबाला है। लेकिन अब देखना यह है कि मतों का विभाजन जो होना है, मतों का विभाजन में कुछ लोग आशंका ये व्यक्त कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के बीच में मतों के विभाजन में हो सकता है, और उसमें कितना मत कन्हैया कुमार काटते हैं इस पर निर्भर करेगा कि गिरिराज सिंह की क्या स्थिति है। लेकिन जो इलाका देखने में लगता है प्रीति, उस इलाके में लोगों का कहना है कि इस इलाके में काफी काम हुआ है। जब आरजेडी का यहाँ शासन था लालू प्रसाद यादव का, तो लालू प्रसाद यादव के शासन काल में यहाँ काफी स्थिति खराब थी, सड़कों की स्थिति भी काफी खराब थी और औद्योगिक विकास शून्य के बराबर हो गया था। लेकिन इधर के दिनों में लोगों ने पाया है कि बहुत तरीके के उद्योग धंधे लगाए गए, खासतौर पे फर्टिलाइजर कारखाना यहाँ नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगाया गया, जिसके बारे में लोगों को एक कहें कि सहानुभूति है, क्योंकि इस इलाके के लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बरौनी तेल शोधक कारखाना भी यहाँ पहले से है और वह भी एक है। और आसपास जब भी मैं देखता हूँ इस बेगूसराय इलाके को, तो मैं जितने इलाके में बिहार के गया हूँ उस इलाके से तुलना अगर करें तो बेगूसराय काफी विकसित नजर आता है। तो जो गिरिराज सिंह आवाज लगा रहे हैं विकास के मामले में, कन्हैया कुमार का कहना है कि ये जो नीति है, बीजेपी की नीति है, उस बीजेपी की नीति के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई है। और तनवीर हसन का भी मोटा मोटी यही कहना है, लेकिन तनवीर हसन का जातीय और जो एक संप्रदाय का समीकरण है उस पर उनको भरोसा है। तो इसको लेके कहें तो काफी रोचक स्थिति है। कई जगह वोटर आपको कंफ्यूज भी दिखते हैं कि किसको चुने, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में जब 29 अप्रैल का समय आएगा तो उस समय तक लोग अपने अपने दिमाग बना लिए होंगे और निश्चित तौर पे अपने जो पसंदीदा एक उम्मीदवार हैं उनके उसे वोट देने जाएंगे। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया बिहार की सरगर्मियां हम तक फिलहाल पहुंचाने के लिए आपका। और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 6 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं उनमें ये 6 सीटें शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इस बार के बदले राजनीतिक समीकरण में बीजेपी के लिए कांग्रेस कड़ी चुनौती बनी हुई है। जिन सीटों पर सबकी नजरें हैं उनमें सबसे अहम छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अब उनके बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं। नकुलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी उम्मीदवार आदिवासी नेता नत्थन शाह चुनावी मैदान में हैं और इस सीट पर बीएसपी से ज्ञानेश्वर सहित कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यानी छिंदवाड़ा का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वहीं सीधी लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय अर्जुन सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, जिनका मुकाबला बीजेपी की मौजूदा सांसद प्रीति पाठक से है। यहां बीएसपी के रामलाल पनिक समेत 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अब चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है।
और सीधा हम जबलपुर में रुक करेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, एक तरह से अब मध्य प्रदेश की जो चुनावी लड़ाई है वो शुरू होनी है और आप जबलपुर में मौजूद हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा एक बार फिर आमने सामने हैं। कुल मिलाकर किस तरह की लड़ाई और तैयारियां दिख रही हैं मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर? जी हाँ प्रीति, देखिए जबलपुर एक प्रेस्टीज सीट है बीजेपी के लिए। पिछले 25 साल से लगातार बीजेपी यहाँ पर विजय रही है और अगर मौजूदा सांसद राकेश सिंह की बात करें, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो ये सीट लगातार 3 बार जीत चुके हैं। अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो जो उनका विनिंग मार्जिन था वो तकरीबन 2 लाख वोट से ज्यादा था। विवेक तन्खा भी 2014 में कांग्रेस की तरफ से थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस एक रिसर्जेंट मोड पे है और विवेक तन्खा, जिसका हमने कल इंटरव्यू भी किया, उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से विजय पाएगी। लेकिन बीजेपी खेमे की अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 6 सीटों में वो 5 सीटें जीत चुकी थी और अगर ओवरऑल स्टेट की बात करें तो 2014 में 29 सीटों में से 27 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की थी। तो बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस था वो लोकसभा असेंबली इलेक्शन से बिल्कुल अलग होगा और यहाँ पर जो मुद्दे होंगे वो नेशनल मुद्दे होंगे और जो वोट पड़ेंगे वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मुड़ेंगे। इसीलिए बीजेपी में पूरा कॉन्फिडेंस है। वहीं कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है। लगातार सीनियर लीडर्स यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की बात करें तो वो भी 2 दिन पहले जबलपुर में थे। इसके बाद 26 तारीख को बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सभी दल पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रचार प्रसार में पूरी जान फूंकने की और वोटरों को अपने पक्ष में करने की। प्रीति? बिल्कुल कृति, तमाम जो चुनावी सरगर्मियां हैं आपने मध्य प्रदेश की हम तक पहुंचाई। फिलहाल इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चौथे चरण के लिए सिर्फ 3 दिन प्रचार के लिए बाकी हैं, तो जो भी सीटें इस चुनाव में इस चरण में होनी है उसको लेकर अब प्रचार भी काफ़ी तेज़ हो गया है। तमाम बड़े दिग्गज हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अगले चरण का मुकाबला काफ़ी अहम यहाँ पर होने वाला है और यहाँ भी कई बड़े नाम प्रचार करते हमें नजर आएंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। साथ ही राहुल गांधी भी यहां चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। संवाददाता नवविक्रम सिंह इस समय हमारे साथ उरई से जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, उरई की बात करें तो आज काफी सरगर्मियां यहां पर देखने को मिलेंगी और उरई में खुद प्रियंका गांधी भी आज चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। आप बताइए किस तरह की हलचलें हैं अब अगले चरण को लेकर? प्रीति, अगर इस चरण की बात करें, चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जो कि उत्तर प्रदेश में पिछले जो चरणों में चुनाव हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा है। ऐसे में दायरा बड़ा है, इसीलिए राजनीतिक दल भी लगातार, अगर राहुल गांधी सेंट्रल यूपी की तरफ प्रचार कर रहे हैं तो बुंदेलखंड में यहाँ प्रियंका गांधी इन्हें कमान संभाल रखी है। आज उरई में है वो, इससे पहले महोबा में। तो प्रियंका गांधी की कोशिश है कि बुंदेलखंड में अपनी खोई हुई ज़मीन जो कांग्रेस की है उसे एक बार वापस पाया जा सके। यहाँ पर जो मैं इस समय उरई में मौजूद हूँ, ये जालौन लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ ब्रजलाल खाबरी को उतारा है जो पहले बसपा में थे, यहाँ मजबूत नेता माने जाते हैं। ऐसे में जो कोशिश है कांग्रेस की, जो सीटें जहाँ पर संभावनाएं हैं वहाँ और मजबूती दी जा सके प्रत्याशियों को। तो बिल्कुल, यानी अब उत्तर प्रदेश में अगले चरण को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। नवविक्रम, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और आज सबकी नजरें वाराणसी पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं जानने के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, आज अगर रोड शो की बात करें तो यहाँ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तो मौजूद होंगे ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं और जो दिग्गज आज उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं उसकी फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। भव्य रोड शो होने वाला है। कितने बजे तक ये रोड शो शुरू हो सकता है? किस तरह की तैयारियां? देखिए, बनारस पूरी तरह से तैयार है और दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि पीछे गदौलिया चौराहा है, किस तरह से बैलून लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं और इसको भगवाकरण इसका पूरा कर दिया गया है। हर आदमी यही कह रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी ने आया तो बनारस का काफी विकास किया। बात रही कि रोड शो,
रोड शो करीब 4:30 बजे के करीब शुरू होगा और 6:30 बजे खत्म होगा गदौलिया चौराहा पे, जहां पे हम अभी खड़े हैं। यहीं पे भी रोड शो खत्म होगा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट जाएंगे। बिल्कुल कृष्ण मोहन, आप जो लगातार तैयारियों को लेकर आपने वहां पर जो प्रशासन है उससे भी बात की है और लोगों के उत्साह की अगर बात करें कृष्ण मोहन, आपने तमाम आम लोगों से भी बात की होगी, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? लोगों का उत्साह मैं इस तरह से दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, कैमरा देख के ये सारे साधु संत आ गए और ये मोदी के समर्थन में आए हैं सब, और ये कह रहे हैं कि मोदी है तो देश है, अगर मोदी है तो विकास है। हम बात करते हैं जी, आप लोग कहाँ आए हैं? हम बोलो मोदी क्या कह रहे हैं? ये ये सब लोग बेसिकली रोड शो में शामिल होने आए हैं और रोड शो में शामिल शायद होके जी शायद कैमरे के सामने उस तरह से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से कैमरे के पीछे वो खुलकर बोल पा रहे हैं शायद। इसके अलावा भी आपने कृष्ण मोहन आम लोगों से बात की होगी, तैयारियों को लेकर भी बात है और खासतौर से जो कल नामांकन प्रधानमंत्री का होगा उसे लेकर भी सबकी नजरें होंगी। माना जा रहा है कि एक तरह से एनडीए का शक्ति परीक्षण देखने को मिलेगा कल हमें। देखिए, अभी शाम में मैंने देखा कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम यहाँ पे थे, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं। एक तो बनारस की दर्शन के लिए आए हैं और साथ साथ मोदी का रोड शो है, तो यहाँ पे एक शक्ति परीक्षण है, कंसोलिडेशन शो करना है कि अगर यूपीए अगर उधर है और लोगों के साथ महागठबंधन के साथ एक तालमेल है तो यहाँ पे भी एनडीए काफी मजबूत है। जहां तक बात रही कि बनारस की, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बनारस में पहले जाम लगता था, अब जाम लगना खत्म हो गया। बिजली 16 से 18 घंटे जाती थी, अब बिजली आनी शुरू हो गई। सफाई में किसी से कम नहीं है। सुरक्षा में महिलाएं अब रात में भी यहाँ पे साइकिल चला के और अपने घर आ जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए, हमें विकास चाहिए था, हमने विकास के लिए मोदी को वोट किया है और इसलिए फिर से हम मोदी को वोट करेंगे, क्योंकि एक निडर सरकार है, बेदाग सरकार है और ऐसे ही नेता चाहिए। हमारे साथ एक क्या कह रहे हैं मोदी के बारे में? हाँ सर, हमारा कहना यह है कि मोदी जी जब से यहाँ से आए हैं, बनारस सांसद बने हैं, तब से बनारस का एकदम भाग्य बदल गया है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो या चौड़ीकरण का कोई भी काम हो, और कॉरिडोर विश्वनाथ जी का बन रहा है जो कि उनके ही आने से संपन्न हुआ है। और वो हमारे हिसाब से अगर उनको कोई यहाँ हराने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है, लोगों में काफी उत्साह है और मानो बिल्कुल, और सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनके भव्य रोड शो का। और कल भी नजरें होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से। कृष्ण मोहन, आपसे लगातार हम अपने आगे के बुलेटिन में भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।